अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन खरीदने की सोच रहे हो तो ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, दो चार ऑप्शंस ही हैं गिन चुन के। तो वीवो का X300 आता है उनमें, जो कि मेरे पास है और इसी फोन की हम बात करने वाले हैं आज पूरी वीडियो में। एक आता है सैमसंग का S26 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ही घटिया फोन है। और आईफोन वर्ल्ड में जाओगे तो आईफोन 17 आपको लगभग इसी साइज का देखने को मिलता है। तो मेरा जो प्राइमरी फोन है वो आईफोन 17 प्रो मैक्स है। तो जब मैं अपने लिए एक सेकेंडरी फोन ढूंढ रहा था, मेरी जो प्रायोरिटीज थी वो ये कि एक तो फोन कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन 17 प्रो मैक्स काफी बड़ा फोन है तो वही ढंग से हैंडल नहीं होता, तो मुझे एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए था। लेकिन मुझे स्पेक्स पे, कैमरा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, मुझे एकदम फ्लैगशिप फोन चाहिए था। तो वही गिन चुन के ऑप्शंस अवेलेबल थे जो मैंने आपको बताए। तो मैंने इन सब में से वीवो X300 को चूज करा और एक महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको इसका ऑनेस्ट 1 मंथ रिव्यू देने वाला हूं कि ये फोन क्यों वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन है कॉम्पैक्ट साइज में, जो आपको ले लेना चाहिए और एकदम सही प्राइस पे आता है। तो देखो, स्टार्टिंग में जब मैं ये फोन ले रहा था तो मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्या ये फोन सिर्फ एक कैमरा फोन ही है या फिर ओवरऑल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मुझे दे पाएगा जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से बात करते हैं। तो देखो, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जैसे कि मैंने बोला 6.31 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो वन हैंडेडली काफी कंफर्टेबल हो जाता है ये फोन यूज करना। वेट सिर्फ 190 ग्राम्स का है, ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, तो ग्रिप काफी कंफर्टेबल हो जाती है। सिंगल हैंडेडली आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। इसमें आपको IP69 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो वर्डिक्ट दूं इसके डिजाइन का तो ये फ्लैगशिप लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन है, काफी कॉम्पैक्ट है। अब इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो इस पे आपको 6.31 इंचेस की LTPO पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और अराउंड 4500 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब 4500 का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरी डिस्प्ले 4500 पीक ब्राइटनेस तक चली जाती है। वो कोई एक पिक्सल होता है डिस्प्ले का जो किसी सर्टेन कंडीशन में वहां तक पहुंचता है। अदरवाइज अगर आपकी डिस्प्ले पूरी 4500 पीक ब्राइटनेस तक चली जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, अंधे हो जाओगे, आंखें खराब हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मेरा यही है कि आउटडोर विजिबिलिटी इस डिस्प्ले की बहुत अच्छी है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस फोन को यूज करोगे तो आपको बढ़िया दिखाई देगा स्क्रीन पे। और रेजोल्यूशन भी इसका काफी सॉलिड है, 1.5K की डिस्प्ले है, तो पिक्सल पर इंच काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि फोन कॉम्पैक्ट है। अगर आप इस पे नेटफ्लिक्स देखोगे, यूट्यूब कंटेंट देखोगे तो वो काफी वाइब्रेंट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इसमें LTPO पैनल है तो डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चली जाती है, जिसका मतलब है कि आप इस पे फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हो, बिल्कुल आईफोन की तरह। पर्सनली मुझे फुल स्क्रीन AOD ज्यादा पसंद है नॉर्मल ब्लैक AOD से। तो जो डिस्प्ले है ना इस फोन की वो एकदम फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का 9500 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन था जो इस प्रोसेसर के साथ आया था। तो ये जो फोन है वो 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियोस शूट कर देता है। अब ये वाला जो पार्ट है वीडियो का ये रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60 FPS में, लेकिन सिनेमैटिक मोड में, पोर्ट्रेट वीडियो मोड में। अब जो Vivo X300 है वो 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉसिबल है Dimensity 9500 प्रोसेसर की वजह से। तो बेसिक जो बेंचमार्क्स हैं वो आपको दिख ही रहे होंगे। मैं ज्यादातर बेंचमार्क्स पे जाता नहीं हूं, मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे ज्यादा बिलीव करता हूं। तो जो ऐप ओपनिंग है डे टू डे लाइफ में वो काफी इंस्टेंटली हो जाती है, मल्टीटास्किंग भी काफी स्मूथली चलती है और UI काफी लैग फ्री चलता है। UI में आपको लैग देखने को नहीं मिलता। एक तो ये Android 16 के साथ आता है तो वो भी काफी अच्छी चीज है और इसमें अपडेट्स भी रेगुलर आते रहते हैं और सिक्योरिटी पैचेस भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट आते हैं। ऑलमोस्ट हर महीने मुझे एक अपडेट मिल जाता है इसमें। अगर आप एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है, साइज की वजह से, डिस्प्ले की क्वालिटी की वजह से नहीं। अदरवाइज गेमिंग भी इसमें आप अच्छी खासी कर सकते हो। ये जो प्रोसेसर है बड़ी बड़ी गेम्स को अच्छे से हैंडल कर सकता है, जैसे BGMI हो गया, तो एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे भी BGMI काफी स्मूथ चलती है। भाई ये कॉम्पैक्ट फोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कॉर्नर्स कट किए गए हैं। इस फोन की कोई भी चीज उठा करके देख लो, एकदम फ्लैगशिप ही आपको देखने को मिलती है। जैसे जो इसमें स्टोरेज है वो UFS 4.1 देखने को मिलती है, तो अगर आप फाइल्स कॉपी पेस्ट कर रहोगे या इधर से उधर बड़ी फाइल्स मूव करोगे तो क्विकली हो जाती है। बहुत फास्ट रीड एंड राइट स्पीड्स है क्योंकि UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। और आईफोन 17 से अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे जो Type-C पोर्ट है वो USB 2.0 वाला देखने को मिलता है, बट इसमें ऐसा कंजूसी नहीं करी गई है, कॉर्नर्स कट नहीं किए गए हैं। यहाँ पे जो USB पोर्ट है वो आपको फास्ट वाला ही देखने को मिलता है, 3.2 वाला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास की। सबसे ज्यादा जो Vivo की X सीरीज जानी जाती है ना वो कैमरास के लिए ही जानी जाती है। लोग बोलते
बोलते हैं कि वीवो का फोन है तो भाई इससे फोटो खींच दो, बढ़िया ही आएगी। तो इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद जायस ऑप्टिक्स। और जो डे लाइट फोटोज है ना, इस फोन की बहुत ही तगड़ी आती है। मतलब ये फ्लैगशिप लेवल नहीं है, यही फ्लैगशिप है, इससे ऊपर कोई फोटोज नहीं आती किसी फोन की। तो यही एक बेंचमार्क है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और पोर्ट्रेट फोटोज की बात करूं, बिल्कुल बढ़िया काम करता है। एज डिटेक्शन काफी बढ़िया है, चाहे आपने कोई सा भी हेयर स्टाइल बना रखा हो, लेकिन ये फिर भी आपके बालों को और बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिफर कर देता है। और थोड़े वाइब्रेंट से फोटोज आते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पसंद करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट करना पसंद करते हो। तो अगर आपको थोड़े से पंची, सैचुरेटेड, वाइब्रेंट फोटोज पसंद है तो स्ट्रेट आउट जो फोटोज आते हैं Vivo X300 से वो आपको पसंद आएंगे। तो भाई वीडियो में मुझे थोड़ा सा ये आईफोन से पीछे लगता है, लेकिन फोटोज के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये तो X300 है, X300 Pro थोड़ा सा और बेटर है। और इसमें आपको अटैचमेंट वगैरह भी मिल जाते हैं जो Vivo ने जब ये फोन लॉन्च किया था उस टाइम पे दिखाया था कि आप इसमें जूम लेंस लगा सकते हो, जिसकी वजह से ऑप्टिकल जूमिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो X300 में आपको सिर्फ 3x ऑप्टिकल जूम ही मिलता है, उसके बाद अगर आप जूम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल जूम पे चली जाती हैं फोटोज, तो वहां पे इमेज क्वालिटी तो थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती है, जो डिटेलिंग है वो कम हो जाती है और इमेज पिक्सेलेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज जो 3x ऑप्टिकल जूम है वहां तक काफी शार्प फोटोज आती हैं। अब नाइट फोटोग्राफी की बात करूं तो लो लाइट में भी आप इसके सैंपल्स देख लो, लो लाइट में भी काफी अच्छे फोटोज हैं, नॉइस कंट्रोल भी काफी डिसेंट है। अब बात करूं इसके सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, सेल्फीज भी काफी शार्प आती हैं और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है सेल्फी कैमरा भी। तो इसके रिजल्ट्स आप देख ही लो। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से Vivo X300 के, और ये भी पोर्ट्रेट वीडियो मोड में ही रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। देखो वर्डिक्ट दूं तो कैमरा लवर्स के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग फोन है। Vivo की जो X सीरीज है वो कैमरास के लिए ही जानी जाती है और ये X300 आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मामले में। इससे आप डायरेक्टली फोन जेब से निकालो, कैमरा ओपन करो और फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर दो, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। अब ये फोन इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो बैटरी तो कम ही होनी चाहिए इसमें, क्योंकि सैमसंग तो अपने S26 अल्ट्रा में 5000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रही है। गलत, इसमें आपको 6040 mAh की बैटरी मिल जाती है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी गई है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इसका चार्जिंग टाइम बोलूं तो सिर्फ 40 से 50 मिनट में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाता है मेरा फोन। और चार्जर भी 90 वॉट्स का आपको बॉक्स में ही मिलता है जब आप फोन खरीदोगे। तो सैमसंग गजब बेइज्जती है। वैसे बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 6040 mAh की बैटरी है, पूरा दिन चल जाता है। और SOT की बात करूं तो 7 से 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है मुझे इस फोन से। अब क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी फोन है तो मेरे लिए तो ये 2 दिन बहुत आराम से चल जाता है। दूसरे दिन रात को या कभी कभार तीसरे दिन सुबह चार्ज करता हूं मैं इस फोन को, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें इसमें यूज नहीं करता, कभी कभार रील्स देखता हूं या कभी कभार फोटोज क्लिक करता हूं, तो उस पर्पस के लिए ये फोन बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ देता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो Android 16 मिलता ही है, Origin OS 6 भी मिलता है। जो Origin OS 6 है वो बिल्कुल iOS की कॉपी है, वही सेम चीजें, लेफ्ट से स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, राइट से स्वाइप करोगे कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, आइकन्स भी आईफोन जैसे ही हैं, AOD भी आईफोन जैसी है, लॉक स्क्रीन भी आईफोन जैसा ही है। तो पूरा iOS से इंस्पायर्ड है इनका Origin OS, लेकिन स्मूथ है, बहुत हैवी फील नहीं होता। अगर आप इसे चलाओगे तो बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि हाँ बढ़िया OS चला रहे हो, कुछ तो अच्छा प्रीमियम सा चला रहे हो। हाँ, कॉन्स की बात करूं तो वही है कि इसमें आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलता है। जब भी आप फोन खरीदोगे और इस फोन को पहली बार सेटअप कर रहे होंगे ना, तो वहां पे ऑप्शंस आते हैं ब्लोटवेयर हटाने के, तो वो एक बार देख के सेटअप करना, अदरवाइज ऐसे ही डायरेक्टली सेटअप करते रहोगे तो बहुत सारे ब्लोटवेयर भी इंस्टॉल कर लोगे। अब कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें Wi-Fi 7 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, NFC मिलता है, और एक फीचर ऐसा है जिसे मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं, वो है इसमें IR ब्लास्टर मिलता है। हाँ जानता हूं ये पुराना फीचर्स है, पुराने Xiaomi के और इन सब फोन्स में आता था, लेकिन ये मुझे लगता है हर फोन में आना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में
टीवी, एसी, इन सब का अलग अलग रिमोट रखना पड़ता है मुझे। अब क्या है, वो सब मैंने बंद करके ड्रॉर में डाल दिए सारे रिमोट्स। सिर्फ फ़ोन से ही कंट्रोल कर लेता हूँ मैं सारे अप्लाइंसेस, चाहे टीवी कंट्रोल करना हो गया या एसी कंट्रोल करना हो गया, सब फ़ोन से ही IR ब्लास्टर से ही कंट्रोल कर लेता हूँ। और इसका जो IR ब्लास्टर का प्लेसमेंट है ना, वो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि वो कैमरा सेटअप में ही दे रखा है। तो अगर आप कैमरा सेटअप या कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 4 कैमराज हैं, लेकिन कैमराज तो 3 ही है। जो नीचे वाला सेंसर है वो एक्चुअल में IR ब्लास्टर है, वो इंफ्रारेड सेंसर है जो बिल्कुल सही जगह पे दिया है। आपको फोन ऐसे पॉइंट नहीं करना पड़ता टीवी ऑन करने के लिए, आप डायरेक्टली ऐसे पकड़कर भी फोन से सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। स्पीकर्स की बात करूं तो स्पीकर्स देखो डिसेंट हैं, लेकिन एकदम प्रीमियम लेवल के नहीं है, थोड़े और लाउड हो सकते थे। बाकी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो देखो इस फोन में 2-4 प्रॉब्लम्स ही लगी मुझे। एक तो हैवी गेमिंग में थोड़ी सी हीटिंग करता है, ये फोन हीट होता है, सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर मिलता है, तो ये कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो मुझे इस फोन में लगती हैं, बट वो आप ठीक कर सकते हो अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा हैवी नहीं करते। ये गेमिंग फोन है भी नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इसे एज अ कैमरा फोन ही लोगे। गेमिंग फोन अगर आपको चाहिए तो आप इस फोन को कंसिडर भी नहीं करोगे। एक तो डिस्प्ले छोटी है और ऊपर से हीट भी करता है, 1-1.5 घंटे की गेमिंग लगातार कर लोगे उसके बाद तो उस पर्पस के लिए ये फोन नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया है कैमरा के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, सिंगल हैंडेड यूज के लिए। तो उस पर्पस को ये जो फोन है बहुत अच्छे से सर्व करता है। तो देखो इस फोन को मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूं और मैंने इस फोन को खरीदा था रेड कलर में। इस फोन के 2 कलर्स और आते हैं, एक व्हाइट और ब्लैक, तो मुझे रेड कलर में थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगा था, तो मैंने इसलिए रेड कलर में खरीदा था। अब इस फोन की प्राइस की बात करूं जिसका आप वेट कर रहे थे, तो ये फोन 75,000 रुपीज के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अब अगर आप इसे खरीदोगे, कार्ड ऑफर्स वगैरह लगाओगे, तो कुछ 65,000 66,000 को आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो आपको 64,000 रुपीज तक का भी मिल सकता है। मैंने ये फोन 64,000 रुपीज का खरीदा था ऑफलाइन मार्केट में। ऑफलाइन प्रॉपर बिल है मेरे पास इस फोन का, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है या ये कोई ब्रांडेड वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने इस फोन के बारे में फील करा। तो एंड्रॉयड फोन के हिसाब से, कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से और 1 महीने यूज करने के बाद ये फोन काफी बढ़िया लगा मुझे और इस फोन ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। तो अब बात कर लेता हूं ये फोन किन लोगों को लेना चाहिए। देखो अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो बहुत ज्यादा हैंडी हो, जो एकदम फ्लैगशिप लेवल हो और कैमरा जिसका बहुत तगड़ा हो, तो ये फोन वहां पे सारे फोन्स को बीट कर देता है। S26 इसके सामने नहीं टिकता, वो तो चार्जिंग भी बहुत स्लो देता है, तो आपको चार्ज करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये 90 वॉट्स के पावर अडेप्टर के साथ आता है जो बॉक्स में ही मिलता है और सिर्फ 40 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो वहां पे ये फोन बहुत ज्यादा बेटर बन जाता है S26 से, और प्राइस भी बहुत कम है S26 से, सिर्फ 64,000 रुपीज का आपको मिल जाएगा। तो ये फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो जो लोग एक कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हैं, एक पावरफुल फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये फोन लेना चाहिए। Vivo X300 काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो या Vivo का X सीरीज का कोई पुराना फोन यूज कर रहे हो, तो बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा या आपका एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कैसा रहा, मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं हार्डवायर। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।